वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव या एक देश एक चुनाव सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अब हमारा देश भी बार बार चुनाव के दुष्चक्र में फंसने से शायद बच जाए। और इसमें जो हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है, समय की जो बर्बादी होती है, बार बार आचार संहिता के कारण जो सरकारों को दुष्चक्रों का सामना करना पड़ता है, उससे भी बचा जा सकता है। ऐसा हुआ भी है 1951-52 में जब पहली लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसी के साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होते रहे और चौथी लोकसभा तक ये क्रम चलता रहा। लेकिन 1969 में यूपी में समय से पहले अलग चुनाव की नींव पड़ गई। और दूसरी बात हुई कि चौथी लोकसभा जिसका कार्यकाल 1967 से 72 के बीच में था, इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करवा दी 1970 में ही। और कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी इस बीच में लागू हो गए। और साथ ही साथ अब पहली बार अलग अलग चुनाव की नींव पड़ गई, अर्थात विधानसभाओं के चुनाव अलग होने लगे और लोकसभा के चुनाव अलग अलग। ऐसे अगर हम देखते हैं तो अब तक 17वां और 18वां लोकसभा चुनाव भी हाल ही में 2024 में संपन्न हुआ है। चौथी तक साथ साथ हुए और 5वीं से लेकर 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है अलग अलग हुआ। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए 15वें राष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था सितंबर 2023 में, जिसमें उनके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य भी थे। अमित शाह जी, गृह मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, एन.के. सिंह, पूर्व अध्यक्ष वित्त आयोग, सुभाष कश्यप, संविधान मामलों के विशेषज्ञ, हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। अब इसमें जो सबसे प्रमुख बात थी इस समिति की रिपोर्ट में, पहला था कि चुनाव 2 चरणों में हो। प्रथम चरण में संसदीय अर्थात लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न किए जाएं और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हों। स्थानीय निकाय के चुनाव क्या हैं तो हम लोग जानते हैं, उसके लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था और संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें एक नगरीय निकाय है, दूसरा है पंचायत चुनाव। अब समस्या ये उठती है कि यदि किसी लोकसभा या राज्य की विधानसभा का चुनाव हुआ और वो लोकसभा या विधानसभा बीच में ही भंग हो जाती है या सरकार गिर जाती है, तो जो मध्यावधि चुनाव होगा क्या वो पूरे अपने कार्यकाल के लिए होगा, अर्थात 5 वर्ष के लिए? तो ये समिति कहती है कि नहीं, शेष कार्यकाल के लिए चुनाव जो है होगा, लेकिन वो 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल नहीं होगा, बल्कि उसी लोकसभा का जो नियत कार्यकाल है या विधानसभा का उसी के लिए होगा, चाहे वो 1 साल के लिए बचा हो अथवा 2 वर्ष के लिए। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन इसके लिए बड़ी पेचीदगी भी है और दुश्वारी भरा भी है, क्योंकि अब इसके तहत संविधान में लगभग 18 सांविधानिक संशोधन करने पड़ेंगे और अनुच्छेद 83 संविधान का अनुच्छेद 83 जो है उसमें भी संशोधन होगा। उसमें संसद के सदनों की अवधि दी गई है। अनुच्छेद 172 में संशोधन करना पड़ेगा, उसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि दी गई है। विधानमंडल से तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद से है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में है, तो आप लोग नाम जरूर याद कर लेंगे। अब देखें, फिर कह रहा है कि संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। अब संविधान संशोधन कैसे होगा? कह रहा है कि साधारण बहुमत से होगा, लेकिन उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, उसके पास 293 लोकसभा के सदस्य हैं और INDIA उसमें 234 सदस्य हैं और राज्यसभा में बीजेपी के गठबंधन वाला जो राजग है
उसके पास 113 हैं और 6 मान लीजिए राज्यसभा के सदस्यों को मिला लिया जाए तो 119 और INDIA के पास 85 राज्यसभा के सदस्य हैं। अब लोकसभा में ये बिल पारित करवाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल जो है उसको 362 सदस्यों की ज़रूरत होगी और राज्यसभा में 164 सदस्यों की ज़रूरत होगी, जो हाल फिलहाल NDA के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में NDA में विशेष रूप से BJP की सीटें घटकर 240 पे आ गई, जो पहले 17 में 303 हुआ करती थी। तो कह रहा अब इसके साथ ही साथ एक मतदाता सूची की भी ज़रूरत होगी पूरे देश के लिए और एक वोटर आई कार्ड भी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत होगी और केंद्रीय चुनाव आयोग तथा राज्यों का निर्वाचन आयोग। तो हम जानते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है वो लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। तो अब दोनों को मिलकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और इसके साथ ही देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से सहमति भी हासिल करनी होगी। हालांकि ये संविधान का अनुच्छेद भी भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की इजाज़त देता है। बहुत मुश्किल तो नहीं होगी, चूँकि कुछ ही प्रावधान है जिसमें राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। फिलहाल मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। अब 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद कमेटी समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी, यानी कि ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसके तहत अनुच्छेद 22 से जोड़ने की सिफारिश की गई है। अनुच्छेद 22 में एक भाग जोड़ा जाएगा, भाग ए या का। अब उसमें क्या दिया गया, कह रहा है लोकसभा विधानसभा चुनाव समकालिक बनाने के लिए, मतलब समकालिक मतलब एक समान अवधि के लिए बनाने के लिए 82 में अनुच्छेद 82 में ए जोड़ा जाएगा। उसके तहत क्या होगा कि लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही विधानसभाओं का कार्यकाल भी समाप्त माना जाएगा। और दूसरा प्रावधान जो जोड़ा जाएगा वह अनुच्छेद 24 में का जोड़ा जाएगा, यानी कि ये जोड़ा जाएगा और वो प्रावधान लागू करने पर क्या होगा, विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। अर्थात जिन राज्यों में 2024 में चुनाव हुए वहाँ पर भी 2029 में होगा और जहाँ 2027 में चुनाव होगा वहाँ पर भी लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त मान लिया जाएगा। अब कह रहा है कि 19वां लोकसभा चुनाव 2029 में होना है और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें संविधान संशोधन अधिनियम 106वें का भी प्रावधान लागू किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। अर्थात इसके तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये नारी शक्ति बंधन विधेयक यानी कि अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ था। तो 2024 के चुनाव में तो ये लागू नहीं हो पाया, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। अब अगर परिसीमन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा तो परिसीमन आयोग क्या करता है, तो कहता है कि जनगणना के आधार पर, हालिया जनगणना के आधार पर विधानसभाओं और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करता है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। तो जो 2002 में परिसीमन आयोग गठित हुआ था उसने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का अनुपात रहेगा। तो अब इसके तहत अभी तक 543 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन यदि 2026 के बाद कह रहा है कि यदि ये परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें देता है तो 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, लेकिन 2026 के बाद यदि कोई जनगणना होती है तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 750 तक हो सकती है
और ये बहुत ही क्रांतिकारी होगा और महिलाओं को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। और हम लोग इसी के साथ देखते हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से लाभ क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बार बार चुनाव के दुष्चक्र से देश निकलेगा, केंद्र राज्य के मध्य कटुता की स्थिति नहीं बनेगी और साथ ही साथ कह रहा है कि मतदाताओं को अलग अलग चुनावों में वोट डालने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कभी लोकसभा का चुनाव तो कभी विधानसभा का, तो कभी प्रधानी का, तो कभी नगरीय निकाय का चुनाव। और इसके साथ ही साथ वोट प्रतिशत में तेज़ी भी आएगी और खर्च में कमी भी होगी और विकास कार्य तेज़ी से होगा, क्योंकि बार बार आचार संहिता नहीं लागू होगी और केंद्र और राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता भी सुनिश्चित होगी और बिना आशंका के कारोबारी अपने फैसले ले सकते हैं। नहीं तो पता चलता है शेयर बाजार स्थिर हो रहा है। और अभी हमने देखा कि लोकसभा का ये जो चुनाव संपन्न हुआ 2024, उसमें लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और पहला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1951-52 में, उसमें केवल 11 करोड़ रुपए। तो कितनी महंगाई बढ़ जाती है लोकसभा के चुनाव के कारण। और यदि एक साथ चुनाव संपन्न होगा तो लगभग जीडीपी में 1.5% तक की वृद्धि होगी। और अभी इन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान लागू है। उनमें है दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, कोलंबिया। बहुत ही बढ़िया प्रावधान होगा, कोई मुश्किल नहीं है। नुकसान क्या हो सकता है, कह रहा है राष्ट्रीय मुद्दों के बीच क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं, स्थानीय जो दल हैं उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं और साथ ही साथ एकल मतदाता सूची तैयार करना पड़ेगा, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये प्रावधान बहुत ही बढ़िया है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज के हित में है और कुल मिलाकर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे। वन इलेक्शन से